नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सी अक्षय खंडेलवाल। आज हम बात करने वाले हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, जो एक बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है। एआरसी का हम पूरा डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आया है बैड बैंक नाम से, जो कि रिसेंटली काफ़ी चर्चा में है। उसको गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है। उसके बारे में बात करेंगे कि वह बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके अलावा दो एजेंसी है, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और किस तरीके से वो लोग वर्क करते हैं और क्या रिसेंट प्लान है गवर्नमेंट के उसको लेके, और ये ओवरऑल मॉडल किस लिए आया है, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एआरसीज के बारे में। एआरसी का क्या होता है कि बेसिकली जो बैंक्स होती है, कोई भी बैंक का काम क्या होता है, मेन उसका बिजनेस अगर हम बात करें बैंक का, तो होता है वो पैसा देना। जो भी बोरोवर्स है, जो भी लोग हैं, उनको जिनको बैंक पैसे की ज़रूरत है, वो बैंक से लोन लेते हैं और लोन का इंटरेस्ट जो मिलता है उसके बेसिस पे बैंक्स का कमाई होती है, जो कि फ़ायदा होता है। अब क्या होता है ना कि जिस हिसाब से कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ा होते जाता है, तो उस हिसाब से बैंक की रिस्क भी बढ़ती जाती है, क्योंकि हर पर्सन जो है वो अपना लोन रीपे कर पाए ये ज़रूरी नहीं। अब क्या होता है कि जैसे कोई सपोज कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है, और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं करोड़ों के लोन की। सो अगर कोई कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है या फिर किसी कॉर्पोरेट ने अगर डिफ़ॉल्ट किया, सो उस केस में क्या होता है कि बैंक को पैसा रिकवर करने के लिए जो लीगल एक्शन लेना है, जो वो स्टेप्स लेने हैं, वो काफ़ी फिजिबल नहीं होते। काफ़ी ज़्यादा उसमें खर्चे हो जाते हैं बैंक के, तो इकोनॉमिकल नहीं होता है। सो उस केस में क्या होता है कि बैंक्स को अपनी बैलेंस शीट जो होती है, अपनी जो बुक्स होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे कोई भी कंपनी अगर धंधा कर रही है, जो बिजनेस कर रही है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट अगर क्लीन रखनी है, सो अकॉर्डिंगली बैंक सोचती है कि यार अगर मुझे कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव मिल जाता है जिससे मैं मेरा लोन जो है वो किसी कंपनी को दे दूं, कुछ एक स्पेसिफिक डिस्काउंट फीस के साथ बोल सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ कि सपोज मैं किसी कंपनी को दे दूँ, और वो कंपनी जो वो मेरे बिहाफ पे सारे के सारा खर्चा वगैरह और जो रिकवरी है वो ध्यान दे, और मेरा काम जो है मैं मेन बिजनेस पे फोकस करूँ। सो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। हम लोग अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करते हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसका फंक्शन यही होता है कि बैंक्स वगैरह से पैसा लेना, जो बैड लोन्स है वो लेना, और उसको जो है किसी रिस्पेक्टिव क्वालिफाइड बायर्स का कॉन्सेप्ट है, क्वालिफाइड बायर्स को बेच देना, ये उसका काम होता है। और इसमें जो है वो दो एंटिटीज का रिसेंटली नाम आया है। एक होता है कि एनएआरसीएल और दूसरा है आईडीआरसीएल। सो एआरसी का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे हमने समझा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम यही होता है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है, जो एनपीएस होते हैं, जो कि बैड लोन्स होते हैं, उनको बैंक से लेके और उसका कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन करना। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम अगर बात करते हैं कि तो बेसिकली ये किसके अंडर फंक्शन करता है, तो ये सरफेसी के अंडर फंक्शन करता है। एक सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट है, सरफेसी बोलते हैं, सार रफा एसी एक्ट 2002 का, उसके अगेंस्ट उसके अंडर ये लोग काम करते हैं। सो अब अगर हम बात करते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन की, तो जिससे क्या हम लोग कह रहे थे कि एक्विजिशन करते ही राइट और इंटरेस्ट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई सा राइट होगा या फिर इंटरेस्ट होगा किसी चीज में। सो जैसे कि लोन हो गया, एडवांसेस हो गया, डिबेंचर, बॉन्ड, गारंटी, किसी भी तरीके के सिक्योरिटीज बेसिकली जो है, या फिर लोन्स है, उसके अंदर जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस करके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो अपना पैसा ये करती है। अब उसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है सिक्योरिटाइजेशन का। सिक्योरिटाइजेशन जो है बेसिकली क्या होता है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो बैंक से लोन्स ले रही है, राइट। सो उसके अगेंस्ट बुक्स के अंदर कुछ तो देना पड़ेगा, राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी नहीं दे सकते, तो एज अ सिक्योरिटी सिक्योरिटी रिसिट्स दी जाती है, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है। इन केस ऑफ एनआरसीएल हम डिटेल में बात करेंगे। क्वालिफाइड बायर्स जो कि मैं कह रहा था, तो क्वालिफाइड बायर्स क्या होता है कि जैसे सपोज अब मैंने एआरसी हूँ, मैं एआरसी मैंने बैंक से लोन तो ले लिया, लोन या फिर जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स थे या फिर जो भी एनपीए वाले एसेट्स थे, वो मैंने लोन्स वगैरह ले लिए। अब मैं उसका क्या करूंगा, तो मैं सपोज कोई अच्छा क्वालिफाइड बायर लूंगा। क्वालिफाइड बायर्स मतलब क्या, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी और फाइनेंशियल, जैसे एसबीआई का लोन है और आईसीआईसीआई रेडी है लेने के लिए, या फिर रिलायंस रेडी है लेने के लिए, कि भाई ये इंडस्ट्री जो है ये मैं लेने के लिए तैयार हूँ, या फिर ये लोन जो है उसको मैं टेक ओवर करता हूँ और उस कंपनी के अंदर जो है उसमें मेरा इतना इतना इंटरेस्ट है, जो भी है। सो उस हिसाब से ऑन बिहाफ ऑफ बैंक जो एआरसी है वो लेके और उसका कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन करती है। अब हम उसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है एआरसी का। सो एआरसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली जो बैंक जो है वो ऑफर करती है किसी बोरोवर को पैसा, लेकिन वो बोरोवर जो है उसने कुछ डिफॉल्ट कर दिया, या फिर उसके जो लोन है वो बैड हो गए, या फिर एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का भी हम लोग समझेंगे। सो अब क्या होता है कि बैंक जो एआरसी को बोलती है कि एआरसी आप मेरा लोन ले सकते हो क्या, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी रिसीट्स जो है वो क्वालिफाइड बायर को मिलते हैं, और क्वालिफाइड बायर जो उनका लोन ले लेता है, ये उसका फंक्शनिंग हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक बार एआरसी ने सपोज ले लिया लोन, उसके बाद वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है। सो एआरसी क्या करते हैं, जैसे कि एक बार मैंने ये ले लिया लोन, मेरे पास आ गया। अब क्या होगा, सबसे पहले तो मैं या तो उसका मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर चेंज कर दूंगा, कि जैसे जो टॉप मैनेजमेंट था पूरा चेंज कर दिया, या फिर मैं टेक ओवर कर दूंगा कि भाई तुम लोग जो मैनेजमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहे हो, मैं मेरा मैनेजमेंट सेटअप करूंगा। एक चीज़ ये हो गया। सेकंड चीज़ हो गया कि भाई मैं वो बिजनेस को जो है वो सेल या लीज पे डाल दूंगा, कि मैं किसी को भी बोलूंगा, जैसे रिलायंस को पूछूंगा फॉर एग्जांपल कि रिलायंस आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस,
तो मैं रिलायंस को बेच दूंगा या फिर लीज पे दे दूंगा कि भाई आप लीज पे ऊपर चलाओ। रीशेड्यूल करूंगा पेमेंट ऑफ डेट्स। जैसे क्या होता है कि सपोज मैं कंपनी था, मैं स्ट्रेस में था, अब मैंने जो है एआरसी को आया, अब मेरा बिजनेस जो है वो थोड़ा मुझे स्कोप लग रहा है कि मेरा बिजनेस चल रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि मेरे सर्वाइवल पे बात आ रही है। सो अब मैं क्या करूँगा कि मैं उसके टर्म्स जो थे, जैसे फॉर एग्जांपल 18% इंटरेस्ट था और 5 ईयर्स का पीरियड था रीपेमेंट का, तो मैं एज अ एआरसी बैंक से नेगोशिएशन करूँगा कि आप उसका जो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट है उसको 10 ईयर्स, उसको 12% कीजिए 18 की जगह, और जो पीरियड जो ईयर्स है उसको 5 की जगह 10 ईयर्स कीजिए, ताकि वो एटलीस्ट सर्वाइवल होकर कुछ ना कुछ तो रिकवरी हो सके। और बाकी चीज़ें भी हो सकती है, जैसे उसका पोजीशन ले लेंगे, और या फिर सरफेसी के अंदर जो उसका सिक्योरिटी इंटरेस्ट रहेगा, या फिर कोई पोर्शन जो है डेट का, लाइक जो लोन है उसको इक्विटी शेयर्स बना के और फिर उसको बेच देंगे। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से चीज़ें जो एआरसी ले सकती है, लाइक कौन से लोन्स है। सो जो लोन्स का 90 डेज का नोटिस दे के जो क्वालिफाई होते हैं उस चीज़ में, सो एनपीए लोन्स जो होते हैं बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उन्हीं को वो ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनपीए की क्या बात है। सो एनपीए के अंदर क्या होता है कि देर आर अदर कैटेगरीज होती है, जैसे सब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। सो नॉर्मली जो होता है वो 4 कैटेगरीज में से नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर हम बात करते हैं तो वो नीचे के 3 आते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। स्टैंडर्ड मतलब क्या आता है कि अच्छा लोन है, कोई दिक्कत नहीं है। सब स्टैंडर्ड मतलब थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। डाउटफुल मतलब इसका डाउट है कि ये रिकवरी होगा या नहीं। और लॉस मतलब ये केस जो है ये बहुत खराब हो चुका है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास रिकवरी का कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल के बारे में। अब एनएआरसीएल क्या होता है ना कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूवल दिया है कि हाँ ये बेसिकली इसका काम यही रहेगा कि जो बैड लोन्स थे वो बैड लोन्स को बैंक से लेके और उसके अंदर उसका जो रेजोल्यूशन लाना है लिक्विडेशन के क्वालिफाइड बायर्स के वाया वगैरह। अब रिसेंटली जो अप्रूवल आया है वो उन्होंने 30,600 करोड़ के सिक्योरिटी रिसिट्स, मतलब जो बैड लोन से वो लेके उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी रिसिट्स की बात देने की बात हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो एनएआरसीएल है ये क्या चीज़ है। तो एनएआरसीएल जो है वो एक बैड बैंक क्रिएट की है। बैड बैंक मतलब क्या, बैड लोन्स लेने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेटअप की है, जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है एआरसी करके, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड रहेगी। सो जो भी सिक्योरिटी रिसिट्स जो दे रही है बैंक्स को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड रहेगी, तो उसमें रिस्क जो है काफ़ी कम हो गया। इसके अलावा एनईआरसीएल का काम ये भी रहेगा कि जो लोन्स है उनकी वैल्यूएशन निकालना, क्योंकि क्या होता है ना कि अदर एआरसीज जो होती, बाकी की एआरसीज का काम क्या होता है, जितना सस्ते में सस्ते लोन मिले उतना अच्छा है। बट एनएआरसीएल जो है वो सिंस गवर्नमेंट बैकअप है तो उनके उसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, और उनके उसमें मैनेजमेंट भी ज़्यादा बेटर रहेगा, और सारा की सारा गवर्नमेंट ओन्ड है। सो एक तरीके से इसमें स्टेट ओन्ड जो बैंक्स है, सो इसमें ओनरशिप जो एनएआरसीएल में 51% जो स्टेट ओन्ड बैंक्स है, जैसे स्टेट ओन्ड मतलब पब्लिक बैंक्स जो एसबीआई हो गया, इस टाइप के बैंक्स जो, या फिर और 49% जो है वो बाकी के अदर इंस्टीट्यूशन या डेट मैनेजमेंट कंपनीज करेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आईडीआरसीएल का। आप बोलोगे आईडीआरसीएल क्या है, तो आईडीआरसीएल इज इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। आईडीआरसीएल बेसिकली ऑपरेशनल रीजंस के लिए बनाई है, जो असिस्ट करेगी एनएआरसीएल को। सो बेसिकली क्या चीज़ है कि एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल मिलके काम करेगी, और एनएआरसीएल जो है वो मेजरली पब्लिक एज इन गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन जो आईडीआरसीएल है वो मेजरली जो है वो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड है। जैसे इसमें कहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक एफआईएस 49% रहेगा, और बाकी का मेजोरिटी जो है 51% वो प्राइवेट सेक्टर ओन करेगा। अल्टीमेटली इसमें एक चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, किसका ज़्यादा वर्चस्व रहेगा। सो बेसिकली उस केस में एनएआरसीएल जो सिंस वो गवर्नमेंट ओन्ड है तो 51%, सो फाइनल सी जो रहेगा वो एनएआरसीएल रहेगा, ताकि उसमें प्राइवेट बैंक्स जो है वो अपना ज़्यादा ये नहीं कर पाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से होगा। सो बेसिकली निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि बैड बैंक जो है वो मैनेज करेगा और डिस्पोज करेगा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, और अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को वो एक रास्ता देगा कि ये खरीद सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर हम लोग बैड बैंक की बात करें तो एसआरसी का जो एआरसी का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से एसेट रिजोल्यूशन जो है वो कुछ फेज मैनर्स में होगा। सो फिलहाल के उन्होंने 38 अकाउंट जिसका एग्रीगेट हो रहा है 82,845 करोड़, उसको ट्रांसफर करने के लिए बात की है कि एनएआरसीएल को ट्रांसफर करेंगे। सो फर्स्ट फेज के अंदर 15 अकाउंट जा रहे हैं 50,000 अप्रॉक्स करोड़ के, और उसके अलावा बाद में धीरे धीरे करके वो होता रहेगा। और हम लोग अगर बात करें कि कौन से ऐसे लोन से जो है, सो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा तो जैसे एक आया था बीच में डीएचएफएल के अलावा जो आईएलएनएफएस का फ्रॉड हुआ था, या फिर भूषण पावर एंड स्टील का हुआ था जिसमें
उन्होंने पैसा डिफ्रॉड किया था और पैसा नहीं दिया था बैंक्स को, या फिर कॉक्स एंड किंग्स का था जिसमें अराउंड 500 करोड़ का उन्होंने फ्रॉड किया था। सो